हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी अपने जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर 2, जिसमें हम अध्ययन करेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावर प्लांट्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से पुष्प की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, कि एक पुष्प क्या होती है, उस पुष्प के अंदर कितने पार्ट होते हैं, पुष्प में क्या क्या होते हैं, पुष्प की स्ट्रक्चर क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और पुष्प कैसे बनता है इसके बारे में जानेंगे। देखिए करेंगे पादप जाति में आवृत बीजी। अब देखिए दो तरह के होते हैं पुष्प, एक होता है अनावृत और एक होता है आवृत। तो अनावृत जो होते हैं ऐसे पुष्प होते हैं, ऐसे बीज होते हैं, मतलब अनावृत पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीज जो होते हैं नग्न होते हैं, मन को उनके ऊपर जो होती है किसी प्रकार के छिलके नहीं पाए जाते। जबकि आवृत बीजी पौधे ऐसे पौधे होते हैं, मतलब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आवृत बीजी पौधे विशिष्ट पौधे होते हैं। पादप जाति के अंतर्गत आवृत बीजी पौधे जो होते हैं वह एक विशेष होते हैं, स्पेशल होते हैं। कैसे स्पेशल होते हैं? क्योंकि इन पौधों पर पुष्प लगते हैं। क्या लगता है? पुष्प लगता है। अब देखिए कहने का मतलब क्या है कि आवृत बीजी जो पौधा होता है इसके बीज जो होते हैं नग्न नहीं होते, बल्कि क्या होता है विकसित होकर के क्या बन जाता है, फूल बीज के रूप में विकसित हुआ और बीज जो होता है विकसित होकर इसके ऊपर फल गुदा तैयार हो जाता है। तो पौधों पर पुष्प लगते हैं। निषेचन के बाद अंडा से फल में तथा बीजांड बीज में बदल जाता है। इसकी स्पेशल मतलब इसमें क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि दोहरा निषेचन होता है, द्विनिषेचन होता है। किसमें? आवृत बीजी पौधे में। इन पौधों के जीवन इतिहास में एक अत्यंत विकसित बीजाणु उद्भिद अवस्था आती है तथा बहुत कम विकसित युग्म उद्भिद अवस्था मिलती है। ये दोनों पीढ़ी जीवन चक्र में एक दूसरे के बाद आती रहती है। इन्हें हम पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। पीढ़ी एकांतरण भी कहते हैं। तो हमने देखा कि पुष्पों की संरचना में सबसे पहले क्या देखा कि पुष्पों की पादप जाति के अंतर्गत देखा जाए तो आवृतीय पौधे होते हैं, जिनके अंतर्गत क्या होती है, जिनके अंतर्गत जो होती है पुष्प लगते हैं। और निषेचन जो होती है, निषेचन के बाद अंडा से फल में बदल जाता है और इसमें निषेचन जो होता है द्विनिषेचन होता है। पौधे के इतिहास में एक अत्यंत विकसित होता है ये। अब देखिए बीजाणु उद्भिद कैसे होते हैं, तो ये द्विगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? द्विगुणित होते हैं। और द्विगुणित को हम किससे इंडिकेट करते हैं? 2n से करते हैं। जबकि युग्मों उद्भिद एक अगुणित जो होता है उसे हम n से इंडिकेट करते हैं। आइए हम देखते हैं कि एक पूर्ण पुष्प में मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 चक्र पाए जाते हैं। कितने चक्र पाए जाते हैं? 4 चक्र जो होते हैं पाए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हम बात कर लेंगे तो इसमें आता है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज। अब ये क्या होता है? बाह्य दलपुंज जो होता है पौधे के नीचे देखे होंगे, गुलाब के नीचे देखे होंगे, जो गुलाब के देखे होंगे तो उसके अंतर्गत जो होती है हरी हरी पत्तियाँ होती हैं निचले हिस्से में। पत्तियाँ नहीं मतलब उसमें क्या होता है, निकला होता है, नुकीला हिस्सा होता है पत्ती के अंतर्गत। तो एक होता है पुष्पासन। मतलब देखिए ये पुष्पासन हो गया। और पुष्पासन जब ये वाला हिस्सा जो पुष्पासन के अंतर्गत आता है तो यहीं से जो होती है ऐसे पत्तियां निकली होती है, ऐसे जो होती है निकली होती है। और निकलने की वजह से क्या होता है, इसी पर जो होता है हमारा पुष्प जो होता है ये वाला तैयार होता है। तो इसी को हम बोलते हैं बाह्य दल। तो बाह्य दल क्या होता है? ये प्रथम चक्र होता है। मतलब ये पौधे के जो पुष्प होता है, पुष्प के स्ट्रक्चर में प्रथम चक्र होता है जो अनेक बाह्य दलों से क्या होता है, मिलकर के बना होता है। अब ऐसे 1 2 3 4 इस प्रकार से कई बाह्य दल पाए जाते हैं। दूसरा होता है दलपुंज। अब दलपुंज क्या होता है? तो दलपुंज के अंतर्गत यदि हम बात कर लेंगे, दलपुंज में तो देखिए हमने पुष्पासन देख लिया। अब दलपुंज क्या होता है? तो ये पत्तियां ऐसे निकली रहती हैं, ऐसे पत्तियां निकली रहती हैं। तो जो ऐसे पत्तियां निकली रहती है इसी को हम क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। तो ये दलपुंज कब होता है? जब हमारा बाह्य दलपुंज तैयार हो जाता है, उसके बाद जो होता है दलपुंज और यह दूसरा चक्र होता है। और इसमें क्या होती है, अनेक पत्तियों से अनेक जो होती है मिलकर के बनी होती है। उसके बाद क्या होता है, तीसरा चक्र तैयार होता है। वह क्या होता है? पुमंग होता है। ठीक है। और पुमंग क्या होता है? तो पुष्प के अंतर्गत एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या पूछा जाता है कि पुमंग जो है पुष्प का नर जननांग हिस्सा क्या कहलाता है? ठीक ना, पुमंग कहलाता है। ठीक ना, स्त्रीकेसर होता है या पुंकेसर होता है, ठीक है, या स्त्रीकेसर होता है, ऐसे दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पुमंग है वह तीसरा चक्र होता है और यह नर जननांग होता है। और प्रत्येक पुमंग को पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर। मतलब पुमंग जो है
पुष्प का नर जननांग है। पुमंग को पुंकेसर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा ऐसे पुमंग जो होगा देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हमारा यह है जयांग। क्या होता है जयांग? यह पौधे का चौथा चक्र होता है। यह मादा जननांग होता है। क्या होता है? मादा जननांग होता है। इस चक्र में एक या एक से अधिक अंडक या स्त्री केसर होते हैं। अब होता क्या है, बाह्य दल पुंज व दल पुंज को सहायक चक्र कहते हैं। बाह्य दल पुंज व दल पुंज को क्या कहते हैं? सहायक चक्र कहते हैं, क्योंकि ये जनन क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला। देखिए, अब एग्जाम की दृष्टि से जो है, चाहे आप बीपीएससी चाहे कोई एग्जाम टीचर्स या जो कुछ भी एग्जाम देंगे, उसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनन की क्रिया में जो है पुष्प का कौन सा हिस्सा भाग नहीं लेता है? पुंकेसर, स्त्रीकेसर, ठीक ना, पुमंग या जयांग, और साथ ही साथ क्या होता है, बाह्य दलपुंज या दलपुंज। देखिए यहाँ पे हमने देखा कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज को क्या बनाया गया, सिर्फ सहायक हेल्प होते हैं। ठीक ना, मतलब क्या होता है समझिए, यदि हम बात कर लेंगे कि जैसे लड़का लड़की जो होता है एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, तो उसकी जो सहेली होती है वो क्या होती है, बस हेल्प करती है, उसका उसमें कोई योगदान नहीं होता है, बल्कि प्रेमी प्रेमिका ही जो क्या होता है उनका पूरा योगदान होता है, वो एक दूसरे को जानते हैं। तो ऐसा ही क्या है, बाह्य दलपुंज और दलपुंज को सहायक चक्र कहते हैं, क्योंकि ये जनन क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक ना, वैसे ही जैसे क्या मान लेंगे, जब ये प्रेमी प्रेम का भागने की बात आएगी तो ये इसकी जो प्रेमी प्रेमिका भाग जाएंगे, लेकिन क्या होगी, जो उसकी सहेली होगी, जो उसका मित्र होगा, जो इन दोनों को मिलाता रहेगा, वह भगता नहीं है। तो ठीक जनन क्रिया में क्या है कि जनन क्रिया में ये बाह्य दलपुंज और दलपुंज भाग नहीं लेते हैं, बल्कि दोनों को क्या करते हैं, पुमंग और ज्यांग जो होता है इनका सिक्योरिटी का काम करते हैं। पुमंग व ज्यांग को आवश्यक चक्र कहते हैं, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से जनन क्रिया में भाग लेते हैं। तो हमें दूसरा ऑप्शन ये मिला कि जनन क्रिया में कौन भाग लेता है, तो जनन क्रिया में भाग लेने वाला प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कौन है, तो ये है ज्यांग और पुमंग। तो ऐसा करते हुए समझ में आ गया होगा आपको। ये हमारा पुष्प है। देखिए, पुष्प के अंतर्गत यदि बात कर लेंगे तो ये पुष्प वृंत होता है। उसके बाद क्या है, पुष्पासन, जहाँ पे हमारा पुष्पासन क्या होगा, पुष्प का आसन, मतलब जहाँ पे जो हमारा होता है दलपुंज होता है, और पुंकेसर स्त्रीकेसर जो होते हैं उस पर आसीन होते हैं। उसके बाद क्या है, ये बाह्य दल दिख रहा है आपको, ऐसे निकला रहता है बाह्य दल, ठीक है ना, जिसपे पूरा सपोर्ट मिलता है। बाह्य दल के बाद क्या है, ये वाला बीजांड वाला हिस्सा है, बीजांड वाला हिस्सा आप देख रहे हैं। उसके बाद बीजांडासन, इसमें बीजांडासन होता है। अंडाशय, ये वाला पूरा हिस्सा जो है क्या है, अंडाशय है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो हिस्सा दिख रहा है पुतंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, बीच वाला जो हिस्सा डंठल टाइप में दिख रहा है पुतंतु बोलते हैं। और ये होता है परागकोश। परागकोश मतलब पुतंतु और परागकोश जो है पुंकेसर के ही हिस्से हैं। अब आप देखिए क्या होता है, बीजांडासन, वर्तिका, ये वाला हिस्सा क्या होता है, पतली नाली जो दिख रही है ये वर्तिका होती है, और ये वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र। तो ये वाला हिस्सा जो है पुंकेसर, मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो है ज्यांग मतलब स्त्रीकेसर का हिस्सा है, स्त्रीकेसर का, और ये पुंकेसर का हिस्सा है। ये हमारा दल हो गया, अंडाशय हो गया। अब हम घटना क्या होती है, देखिए आप परागकोश देखे होंगे, जब रबी की फसल जो सरसों होती है, आप सरसों के खेत में आप जाएंगे, जब देखेंगे तो सरसों के खेत में जब घूमने जाते हैं तो आपके सारी बॉडी पे जो होती है, ठीक ना, आप सरसों के फूल को टच करते हैं तो आपके हाथों में पीला पीला हिस्सा लग जाता है, वही हिस्सा क्या होता है, परागकोश होता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये पुंकेसर जब हवाएं चलती है, पुंकेसर से परागकोश निकलेगा, और निकलने के बाद कहाँ जाएगा, वर्तिका पर जाएगा। वर्तिका पर जाकर के क्या होता है, धीरे धीरे वर्तिकाग्र पर जाता है। वर्तिकाग्र पर जाने के बाद जो है उसमें जो हमारा ये बीजांड है, तो उस बीजांड अंडाशय जो है वहाँ पे जाकर के बीज वाला हिस्सा पड़ जाएगा। अब धीरे धीरे पड़ जाएगा तो ये क्या होने लगेगा, फूलने लगेगा। इसमें जो होगी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाएगी और ये फूलने लगता है। फूलने लगेगा तो धीरे धीरे जो होगी इसमें बीज बढ़ने लगेंगे, और उसके बाद क्या होता है, ये वाला बाह्य दल, दलपुंज, ये पूरी तरह से क्या होते हैं, झड़ जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं, और आप देखते हैं कि सरसों की फली क्या होती है, तैयार हो जाती है। तो ये जो था आपका एक पुष्प का हिस्सा था, और कई बार जो है आपके एग्जाम में जो है 12वीं के एग्जाम में कई बार दिया गया है कि सचित्र जो है वर्णन करिए। सॉरी, आइए हम देखते हैं यहाँ पे कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पी पौधों के अंदर लैंगिक जनन में क्या होता है, पुष्प के अंदर नर जननांग के रूप में क्या होता है, पुंकेसर होता है। मादा जननांग के रूप में क्या होता है, ज्यांग पाया जाता है। अभी मैंने चित्र के अंतर्गत बताया। दूसरी बात क्या है कि पुंकेसर एवं ज्यांग के अंदर एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अर्धसूत्री होगा मतलब सेम से हिस्सों में क्या होगा, उनका जो गुणसूत्र होगा वो डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि विभाजन द्वारा क्रमशः परागकण और महाबीजाणु का निर्माण हो जाएगा। जब परागकण और महाबीजाणु का निर्माण हो जाएगा तो परागकण से क्या निकलेगा, नर युग्म को युद्भिद, मतलब जो नर क्रोमोसोम है, नर शुक्राणु की बात कर लेंगे हम, डायरेक्ट नर क्रोमोसोम ही बात करते हैं। देखिए महाबीजाणु से क्या निकलेगा, मादा युग्म को भी। हमने देखा
कि दो हिस्सों में टूटा, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। एक अर्धसूत्री विभाजन नर युग्म को उद्भिद और एक हुआ मादा युग्म को उद्भिद। नर युग्म को उद्भिद में, मादा युग्म को उद्भिद में देखा जाए का निर्माण हो गया नर युग्म को उद्भिद से नर युग्मक बनता है तथा मादा युग्म को उद्भिद से अंड कोशिका बनती है। नर युग्मक से क्या बनता है, नर युग्मक बन गया नर युग्म को उद्भिद से, और मादा वाले से बन गया अंड कोशिका। नर युग्मक एवं अंड संयुग्मन से युग्मनज का निर्माण होता है और निषेचन के बाद जो होती है युग्मनज बीजांड को बीज कहते हैं, जिसके अंकुरण से नए बीजाणु उद्भिद का निर्माण होता है। आपने देखा कैसे पौधे का निर्माण होता है। मैंने पुष्प वाले पे हिस्से पे बहुत बेहतर तरीके से समझा दिया कैसे जो होता है पत्तियां, बाह्य दल जो होते हैं गिर जाते हैं और कैसे बीज का निर्माण हो जाता है। आइए अब हम पढ़ते हैं लघु बीजाणु जनन और पुमंग बीजाणु जनन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए लघु बीजाणु जनन और पुमंग बीजाणु जनन, परागकोश तथा पराग कणों के निर्माण। परागकोश है मतलब ये पुमंग वाला हिस्सा है, और पराग कण जो मैंने बताया कि आप जो है सरसों के खेतों में घुसेंगे तो उसमें हाथों में जो टच करने पे या गुड़हल का फूल तोड़ते हैं तो आपके हाथों पे जो है गुड़हल का फूल पकड़ेंगे तो उसके अगले वाले हिस्से में जो होता है, जैसे मान लीजिए कि ये वाला हिस्सा है आपका, ये पुष्प हो गया, ठीक है, और ये पुष्प से यहाँ से निकला हुआ है, तो यहाँ पर जो होती है छोटी छोटी हिस्से निकले होते हैं, ठीक है, जैसे निकले होते हैं। जब आप इसको टच करिएगा तो ये वाला ही जो बिंदुदार हिस्सा होता है यही क्या होते हैं, परागकण होते हैं। तो मैंने बताया कि परागकोश तथा परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। परागकोश एवं समान विभाजित कोशिकाओं में बना एक अंडाकार समूह है जो बाह्य अस्तर द्वारा घिरा होता है, जो धीरे धीरे विकास करके, ठीक ना, धीरे धीरे विकास करके क्या कर लेता है, यदि बात कर लेंगे हम तो धीरे धीरे विकास करके यह 4 पालियों में बट जाता है। जब 4 पालियों में बट जाता है तो संवहन मंडल का निर्माण हो जाता है। संवहन मंडल का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। तो हमने देखना था कि लघु बीजाणु जनन क्या है, तो आप बता सकते हैं कि परागकोश तथा परागकण के बनने की क्रिया क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन कहलाती है। उसके बाद परागधानी, विकास के समय तरुण परागकोश के प्रत्येक पाली में कोने पर बाह्य स्तर से नीचे कुछ अधस्तरीय कोशिकाएं उपकार के रूप में बड़ी हो जाती हैं। इन्हें प्रसूत कोशिकाएं कहते हैं। प्रपसु कोशिकाएं क्या है, तो परागधानी का विकसित हो करके, ठीक ना, चारों तरफ कुछ अध स्तरीय कोशिका का आकार में क्या होती है, बढ़ जाती है, मतलब फूल जाना। हम कह सकते हैं कि परागधानी का क्या होना, फूल जाना ही क्या कहलाता है, प्रपसु कोशिका कहलाता है। अब देखिए, जिनमें एक बाह्य प्राथमिक भित्तीय कोशिका तथा दूसरी भित्तीय प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका बनाती है। ये दोनों कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं 3 से 5 भित्तीय स्तर बनती है। अब देखते हैं हम लघु बीजाणु एवं परागकण के बारे में। परागकण क्या होता है, परागकण जो होता है अगुणित होता है, ठीक ना, एक होता है द्विगुणित, एक होता है अगुणित। अगुणित को हम किससे इंडिकेट करते हैं, एन से करते हैं। यह 2 आवरणों से बना और ढका होता है, कौन, परागकण। बाह्य आवरण कठोर एवं खुरदरा होता है, जिसमें बाह्य चोल कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य चोल। बाह्य चोल क्या होता है, तो बीज के ऊपर जो कवर पाई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, चोल। जैसे हम क्या कहते हैं, चोला पहनना। चोला पहनना का मतलब क्या होता है, शरीर के ऊपर से जो हम वस्त्र डालते हैं वही हमारा क्या होता है, चोला होता है। तो ठीक किसी भी बीज जो होती है उस बीज के ऊपर क्या होता है, उसका कवर होता है, उसका खोखड़ेला होता है, उसी को हम क्या कहेंगे, बाह्य चोल कहते हैं। इसका जैविक अपघटन नहीं होता है, इसी कारण परागकण लंबे समय तक अवशेष के रूप में बचा रह जाता है, ठीक ना। जैविक घटन, अब देखिएगा मतलब कि जो है इसको जल्दी से यदि फेंक देंगे हम बीजों के अंतर्गत जो होता है, यदि बीज को खेतों के अंतर्गत फेंक देते हैं तो इसका कवर जो होता है छोड़ देता है और बीज के अंतर्गत जो हिस्सा होता है वो अंकुरित होने लगता है, क्योंकि ये जल्दी से क्या होता है, गलता नहीं है। इनमें जनन छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, जनन छिद्र होते हैं, जिनके द्वारा परागनली निकलती है। बाह्य चोल के नीचे पतली व कोमल अंतः चोल होती है, ठीक ना, और इसके अंतर्गत मतलब एक होता है बाह्य चोल, बाह्य चोल के अंदर क्या होता है, अंतः चोल। आप देख सकते हैं कि एक बीज है और एक बीज के अंतर्गत जो है, देखिए ये बाह्य चोल है, बाहरी वाला हिस्सा खुरदरा है, ठीक ना, खुरदरा हिस्सा है, बाह्य चोल है, उसके अंतर्गत जो एक पतली सी लेयर बनी हुई है जिसे अंतः चोल कहते हैं। एक कायिक केंद्रक है, ठीक ना, कायिक केंद्र बीज वाला हिस्सा मैंने बताया। कायिक क्या होता है, तो शरीर के किसी भी मतलब पौधे के किसी भी हिस्से से जो
जनन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कायिक जनन। तो इसी तरह कायिक केंद्रक है, और कायिक केंद्रक के अंतर्गत जो होती है यहाँ पे लंबी जो होती है, इसी में जनन कोशिकाएं पाई जाती है। तो जब बाह्य चोल छोड़ देता है बीज का, तो आंतरिक जो चोल है अंतःचोल ये फट जाता है, और अंतःचोल फटने के बाद क्या होता है कि जो इसके कायिक केंद्रक है और जनन कोशिका होती है, इसी से अंकुरण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये है परागकण की संरचना, परागकण की क्या है, स्ट्रक्चर है। अब देखिए जो बीज के अंतर्गत जो परागकोश होता है, वो परागकोश का फटता कैसे है, परागकोश कैसे फट जाता है कि जिससे बीज अंकुरित होता है। देखिए परागकोश के स्फुटन के समय क्या होती है कि जो मध्य स्तर व टेपिटम स्तर नष्ट हो जाते हैं। मध्य स्तर एक टेपिटम होता है, मतलब ये नॉर्मल झिल्ली होती है। केवल बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा, जो बाह्य चोल और अंतः चोल है वह रह जाता है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि इसको खेतों में फेंकते हैं तो ये क्या होता है, कवर के रूप में छोड़ देता है, जल्द गलता नहीं है। उसके बाद क्या होता है, स्फुटन के समय, मतलब जब बीज फटने वाला होता है उस समय अंतः त्वचा जो होती है, अंतः त्वचा की कोशिका क्या होती है, सिकुड़ जाएगी, और जैसे ही सिकुड़ जाएगी तो अब क्या होगा कि जिससे बाह्य त्वचा पर तनाव उत्पन्न हो जाएगा। मतलब जब आंतरिक सिकुड़ जाएगी तो सिकुड़ेगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उसमें तनाव उत्पन्न होगा, और जैसे ही तनाव उत्पन्न होता है तो वह कारण क्या होता है, परागकोश स्टेपियम को स्थानों से फट जाती है, और जैसे ही फट जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा, अंकुरण की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। उसके बाद क्लास 12th वाले बच्चे जो है बहुत ध्यान दें, क्योंकि बहुत क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और चैप्टर भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। बार बार जो होता है 12वीं के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहे हैं कि नर युग्मको उद्भिद का विकास कैसे होता है, नर के अंतर्गत जो युग्मक है उसके अंतर्गत जो होती है कैसे डेवलप होती है। देखिए परागकोश से स्वतंत्र होने से पहले ही परागकोशों का अंकुरण हो जाता है। इस क्रिया में सबसे पहले परागकण का केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा क्या होता है, छोटा तथा एक बड़ा दो केंद्रकों के रूप में विभाजित हो जाता है। मतलब जो परागकोश होता है, तो परागकोश क्या होता है, वह दो हिस्सों में टूट जाता है, समसूत्री विभाजन होता है, एक बड़ा हो जाएगा एक छोटा हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, बड़े केंद्रकों को वर्धी केंद्र कहते हैं, जो बड़ा वाला टूटेगा उसको वर्धी केंद्र कहते हैं, और जो छोटा होता है उसको जनन केंद्र कहते हैं। तो हमने देखा कि परागकोश जो है, परागकोश से स्वतंत्र होने से पहले ही क्या होता है, परागकण का केंद्रक दो हिस्सों में टूटेगा, एक बड़ा बनेगा एक छोटा बनेगा, बड़े वाले को वर्धी, छोटे वाले क्या कहेंगे, जनन कोश केंद्रक कहते हैं। परागकणों का आगे का विकास मादा पुष्प के स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर होता है। परागकणों का जो आगे का विकास होता है वह मादा पुष्प के स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर होता है, मतलब उसी की तरफ बढ़ता है। परागकण द्वारा पर परागकण स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पहुंच जाते हैं, जहां इनका अंकुरण होता है, जैसे परागकण के पश्चात परिवर्तन। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं जयांग। जयांग ये क्या है, जयांग जो है ये पुष्प का स्त्रीकेसर वाला हिस्सा है। उसमें आता है अंडप। अंडप की बात कर लेंगे। अंडप जो होता है, प्रत्येक अंडप में 3 भाग होते हैं, एक अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। अभी मैं बात कर लूँ यहाँ पे, देखिए ये वाले हिस्से आ गए ऐसे, यह वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, नीचे से देखिए, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। अंडप का निचला भाग अंडाशय कहलाता है। निचला भाग, अंडप जो है पूरा हिस्सा कैसा है, अंडप है, तो इसके निचले हिस्से को क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। इसके अंदर बीजांड पाया जाता है। अंडाशय के अंदर क्या पाया जाएगा, बीजांड पाया जाएगा। बीजांड 2 हिस्सों में टूटेगा, नर और मादा वाले में। अंडप के ऊपर के एक पतली नली के समान रचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। इसको बीच वाले हिस्से क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं, सॉरी वर्तिका कहते हैं। तथा वर्तिका के ऊपर घुंडी के समान जो होती है संरचना, मुंह जैसा संरचना, क्रेटर जैसा होता है, ठीक ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। अंडप क्या है, पुष्प का मादा जननांग है। अंडप क्या है, पुष्प का मादा जननांग है। ये पुष्प का जो होता है मादा जननांग होता है। जबकि यदि हम बात कर लेंगे कि निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है तथा बीजांड बीज में बदल जाता है। अब देखते हैं गुरु बीजाणु जनन क्या होता है। बीजांड तथा भ्रूणपोष के परिवर्धन की क्रिया, ठीक ना, बीजांड और भ्रूणपोष के बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन के समय बीजांडकाय की एक आधा स्तरीय कोशिका आकार में क्या होती है, बड़ी होकर के अन्य कोशिकाओं से अलग हो जाती है, जिसे हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। इसे प्राथमिक प्रपुष्प कोशिका भी कहते हैं, जो विभाजित होकर के एक बाहरी भित्ति कोशिका तथा भीतरी बीजाणु जनन कोशिका बनाती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम चलते हैं परागण। परागण क्या होता है, पराग कणों का पराग कोश से निकलकर, परागण क्या होता है,
पराग कणों का पराग कोश से निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को परागण कहते हैं। परागण के बाद अंडाशय से फल का निर्माण होता है और पुंकेसर व दल गिर जाते हैं। देखिए, ये मान के चलिए कि ये जो है आपका अंडाशय वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा जो है वर्तिकाग्र है, वर्तिका है और अंडाशय है। अब यहीं से क्या निकला है, देखिए यहीं से निकला है मोटा भैया परागण, सॉरी पुमंग है। तो परागकण यहाँ पे है और परागकण के अंतर्गत जो पाई गई परागकोश, जहाँ पर जो है नर जननांग वाला हिस्सा है। तो यहाँ से निकल करके और ये जा करके वर्तिका पर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। जैसे ही वर्तिका पर गिर जाएगा तो वर्तिकाग्र पर गिरते ही वर्तिका की नलियों से होते हुए अंडाशय में प्रवेश कर जाएगा और जब अंडाशय के रूप में प्रवेश कर जाता है तो ये अंडाशय से फल में क्या होता है, धीरे धीरे बदलने लगता है और बाकी जो पुंकेसर व दल होता है, बाकी ये वाला हिस्सा होता है जो बाह्य दल होता है, वो क्या होती है, बाह्य दल भी गिर जाएगा, साथ ही साथ जो है दलपुंज है वो भी गिर जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं परागकण के प्रकार। परागकण कितने प्रकार से होते हैं। तो देखिए, यह निम्नलिखित दो प्रकार का, एक तो होता है स्वपरागकण, एक होता है परपरागकण। आइए देखते हैं स्वपरागकण और परपरागकण को, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, स्वपरागकण क्या होता है। स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प की वर्तिका पर पहुँचते हैं। स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण जो होता है उसी पुष्प अथवा उसी पुष्प के उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिका पहुंचता है। मान लीजिए चलिए कि एक ही पौधा है, मान लीजिए हम सरसों का ही पौधा लेते हैं, तो सरसों के पौधे के एक फूल से जो है सभी फूलों में क्या मिलेगा आपको, परागकण मिलेगा। तो परागकण या तो उसी पुष्प का किस पे गिर जाए, उसी पुष्प वर्तिका पर पहुँच जाए, और नहीं तो उसके नीचे जो फूलवा निकला हुआ है उसी पर जा करके गिर जाए, वर्तिका पर पहुँच जाए। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। बात कर लेंगे स्वयुग्मन। एक द्विलिंगी पुष्प जो होता है, द्विलिंगी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, जबकि सजात पुष्प परागकण जो होते हैं, जब एक ही पुष्प के पौधे के पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। अब देखिए, स्वपरागण से लाभ क्या है, आइए देखते हैं। बहुत ही मोस्ट टॉपिक है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन में, सॉरी एग्जाम में, कि स्वपरागण के लाभ का क्या क्या है। तो पुष्पों में स्वपरागण एक निश्चित घटित प्रक्रिया जिसके कारण पौधों का वंश चलता रहता है, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरी बात क्या होती है, परागकण के लिए दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, ठीक ना। जिसके घर में मान के गाय भैंस है तो उसको दही जमाना है तो जोरन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक ना। नहीं तो दही जमाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, दूध खरीदेंगे, फिर दही जमाने के लिए जोरन की आवश्यकता पड़ती है, सोचना पड़ता है। तो ठीक वैसे ही कह रहा है कि भैया कि जिसके परागकण के लिए दूसरे पुष्पों पर स्वपरागण की प्रक्रिया में परागकण के लिए दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं रहता है, वो बेचारे पुंकेसर परागकण और परागकोश से निकलकर खुद क्या होता है, उसी पुष्प पर गिर जाता है, तो इसमें टेंशन नहीं रहती है। तीसरी बात क्या है कि इनके रंग, सुगंध तथा मधु उत्पन्न करने की जरूरत नहीं होती, जिससे कम ऊर्जा उपयोग होती है। स्वपरागित जो होते हैं बेचारे क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। क्या होते हैं, शुद्ध होंगे, बिल्कुल हाइब्रिड नहीं होंगे। स्वपरागण से लाभ भी होगा तो हमें क्या होगी, हानियां भी होगी। हानि क्या है, इससे उत्पन्न बीज उत्तम श्रेणी के नहीं रहते हैं, ठीक ना। एक ही मतलब एक ही टाइप का बार बार आप इसको यूज़ कराएंगे तो इसमें क्या होगा, उत्तम किस्म क्या होगी, नष्ट हो जाएगी, क्योंकि उसी बीज को बोए, फिर अगले वाले उसी बीज को बोए, फिर उसी बीज को निकाल कर फिर तो इसमें क्या होती है, नष्ट हो जाती है। स्वपरागण से उत्पन्न बीजों में बने पौधे कमज़ोर होते हैं, ऐसे बीजों को शीघ्र नहीं पकते। स्वपरागण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति नहीं होती। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि नई किस्म के पौधे नहीं आएंगे, ठीक ना। आजकल देख रहे हैं कि मतलब परिवर्तन करने के लिए यदि काला बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है ना, यदि तो उस स्त्री को गर्भकाल में क्या करते हैं, केसर पिला दिया जाता है, केसर खिलाया जाता है कि बच्चा क्या होगा, गोरा होगा, समझिए। तो इस प्रकार से पौधों में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसमें क्या होगी, जब स्वपरागण से हानि यही होती है कि कोई नई जाति उत्पन्न नहीं होती है। दूसरा हम देखते हैं परपरागण। परपरागण क्या है, तो परपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। उसी जाति का पौधा होगा, लेकिन उसी के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंचते हैं, उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। इसमें पुष्प एकलिंगी होता है और द्विलिंगी में एक दूसरे के से आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हैं, मतलब जेनेटिक क्या होता है, ये भिन्न होता है परपरागण में। इसे जैनोगैमी भी कहते हैं। अब परपरागण की विधि क्या है, इसमें देखते हैं। तो परपरागण जो होता है 3 प्रकार से होता है। एक होता है वायु परागण, जंतु परागण और जल परागण, मतलब हवा उड़ा के लेके जाई तो वो परागण हो जी।
जंतु खा के लेके जाएगा तभी परागण हो जाएगा, और जल बहा के ले जाएगा तभी परागण हो जाएगा। तो देखते हैं वायु परागण क्या है। वायु परागण में प्रोसेस क्या होती है। देखिए, यदि हम बात कर लें वायु परागण के अंतर्गत, तो पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले पर परागण को वायु परागण कहते हैं। मतलब पुष्प जो होती है हवा के माध्यम से जो होती है परागण की प्रोसेस हो जाती है, उसी को हम वायु परागण कहते हैं। इसमें देखिए निम्नलिखित बातें होती हैं। वायु परागित पुष्प छोटे एवं आकर्षक रहित होते हैं। ये रंगहीन गंधहीन एवं मकरंद रहित होते हैं। दूसरी बात क्या होती है, वायु परागित पुष्प प्रायः एकलिंगी होते हैं। वायु से परागण की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होते हैं, एकलिंगी होते हैं। तीसरा क्या होता है, वायु परागण करने वाले पुष्पों द्वारा प्रचुर मात्रा में क्या होती है, परागण उत्पन्न होते हैं। परागकण छोटे शुष्क व कैसे होते हैं, हल्के होते हैं, जिनमें से आसानी से इधर उधर उड़ सके। मक्का में कौन सा होता है, तो मक्का के अंतर्गत जो होती है वायु परागण की प्रोसेस होती है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखा जाए जंतु परागण, पुष्पों में जंतुओं द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं, जंतु परागण। पुष्पों में जब जंतुओं के माध्यम से परागण की प्रोसेस होती है, ठीक ना, नए पौधों का निर्माण होता है, तो उसको बोलते हैं जंतु परागण। इस परागणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक ले जाने के संसाधन क्या होते हैं, कीट हो सकता है, पक्षी हो सकता है, आदि की आवश्यकता होती है। परागण करने वाले जंतुओं के आधार पर यह निम्न प्रकार का होता है। एक कीट परागण होता है। कीट परागण कैसा होगा, मान के चलिए किसी पुष्प के ऊपर जो है कोई कीट बैठ गया और उसके पैरों में क्या हो गया, वह परागण चिपक गया, और वही कीट जो है किसी जा करके उसी जाति के दूसरे पुष्प पर बैठ गया, वर्तिकाग्र पर जब छोड़ देता है तो इससे क्या होती है, परागण की प्रक्रिया हो जाती है, और ऐसे परागण को हम कीट परागण कहेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि अधिकांश पुष्पों में परागण एवं पुष्प पराग को से दूसरे वर्तिकाग्र तक कीटों द्वारा पहुँचाया जाता है। मधुमक्खी, भौरा, मक्खी आदि हैं। ये कीट मधु या भोजन के लिए पुष्पों का भ्रमण करते हैं। जब ऐसे कीट किसी अन्य पुष्प पर बैठ जाते हैं तो इनके अंगों से परागकण निकल करके वर्तिकाग्र पहुँच जाते हैं और परागण की प्रक्रिया क्या होती है, संपन्न हो जाती है। नेक्स्ट, पक्षी परागण। पक्षी परागण पुष्प बड़े रंगीन गंधहीन होते हैं, किंतु इनमें मकरंद का स्राव होता है। बिग्नोनिया में गुंजन करने वाली चिड़िया तथा सेमल और परागकण में कौवा और मैना द्वारा परागण होता है। नेक्स्ट देखते हैं जल परागण। जल परागण क्या है, जल द्वारा परागण को जल परागण कहते हैं। अधिकांश जलोद्भिद पौधे का मतलब जल के ऊपर तैरने वाले जो पौधे होते हैं, सिंघाड़ा हो गया, हाइसिंथ हो गया, जलकुंभी हो गया, तो नर पुष्प से परागकण जल में माध्यम से मादा पुष्प को वर्तिकाग्र तक पहुँचाए जाते हैं। जल परागण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक हाइड्रोफिली होता है। क्या होता है, हाइड्रोफिली। देखिए हाइड्रोफिली क्या होता है, इनमें परागकण जल के अंदर होता है। किसमें होता है, जल के अंदर होता है। और एक होता है एपीहाइड्रोफिली, इसमें परागकण जल की सतह पर होता है। तो जल की सतह पर होने वाले परागण को हम एपीहाइड्रोफिली कहते हैं, और जो जल के अंदर होता है उसे हाइपोहाइड्रोफिली के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं पर परागण से लाभ क्या है। पर परागण में क्या होती है घटना, कि पुष्पों से बनने वाले फल भारी और स्वादिष्ट होते हैं। दूसरी बात क्या होगी, मतलब स्वादिष्ट होगा। हाइब्रिड वाला जब होगा तो हाइब्रिड वाला क्या होता है, होशियार होता है, ठीक ना। हाइब्रिड जो नस्ल का होता है वो बहुत ही होशियार होते हैं सब, जो भी आता है हाइब्रिड के अंतर्गत। हाइब्रिड नस्ल से देखते हैं जाति से जो भी जंतु पैदा होता है वो भी क्या होते हैं, बहुत ही ताकतवर। और हाइब्रिड यदि पौधे हैं, बीज हैं, तो उनसे भी जो फल होता है, जो स्वादिष्ट जो भोजन होता है वो क्या होता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। हाइब्रिड फल वाले होते हैं, हाइब्रिड वाले पौधे जो फल देते हैं उनका भी स्वाद बहुत बेस्ट होता है। बीज भी बड़े भारी और स्वस्थ होते हैं। कैसे होते हैं, हेल्दी होते हैं। तीसरी क्या होती है, योग प्रतिरोधक नई प्रजातियाँ तैयार कर ली जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि इसमें नई नई चीज़ें क्या होती है, तैयार होती हैं। लेकिन पर परागण से हानि भी है। पर परागण से हानि क्या है, देखिए यह क्रिया अनिश्चित होती है, क्योंकि इन्हें परागण के लिए वायु, जल, जंतु पर निर्भर होता है। इन्हें पुष्पों को दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है, ठीक ना। मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो सूख गए, ठीक ना, मर जाएंगे, ठीक ना। ये वाली हिस्सा है। परागित करने वाले साधनों को समय पर उपलब्धता न होने पर अधिकांश पुष्प क्या होते हैं, परागित होने से रह जाते हैं, ठीक ना। ऐसे ही बाणे रह जाएगा सब। चौथा क्या होता है, पर परागित पुष्पों को, विशेषकर वायु परागित पुष्पों में परागकण अधिक संख्या में नष्ट होते हैं। पर परागित बीज सदैव संकर होते हैं। कैसे होते हैं, संकर होते हैं, हाइब्रिड होते हैं, ठीक है।